नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ लेखक, विचारक और इंजीनियर शंकर प्रसाद करगेती जी हैं। आप कल ही रिटायर्ड हुए हैं 30 जून को। एक लंबा समय आपने इंजीनियरिंग फील्ड को दिया। आप एक बड़े अधिकारी के रूप में रिटायर्ड हुए, आपने काम किया है लंबे समय तक। लेकिन उसके बावजूद साहित्य लेखन में और एक तरह से पत्रकारिता में आपका बड़ा योगदान है, क्योंकि 15 वर्षों तक आपने एक पत्रिका का बड़ी सफलतापूर्वक उसे संपादन किया। साथ ही समानांतर आप गज़लें लिखते रहे, उपन्यास लिखते रहे, अपने लेख लिखते रहे और अपने विचार लोगों तक पहुंचाते रहे। यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया है उसमें भी आप सक्रिय रहते हैं और कई प्रोग्राम्स भी आप बनाते रहते हैं। आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप युवाओं को और अलग अलग पीढ़ी के लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। लोग आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं और सबसे बड़ी बात, आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आपका करगेती जी स्वागत है कार्यक्रम में। आपकी एक पुस्तक, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हो रही थी, मेरी कश्ती है तूफ़ान में। सर, ये हाल ही में पब्लिश हुई है? हाँ जी, ये 30 जून को ही पब्लिश होके मेरे पास आई है जी। इसमें क्या ऐसा खास है जो आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली इधर काम का तनाव इतना ज़्यादा था, क्योंकि लास्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ जो मैं अपने डिपार्टमेंट में गुजार रहा था, उसमें काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो उस पीरियड में मैंने गज़लें और गीत कम लिखे। तो जो लिखे थे उनको कंपाइल करते करते समय लग गया, और क्योंकि कम लिखे थे वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड थे, वो ज़्यादा पावरफुल थे, तो मुझे लगा कि इनको एक पुस्तक के रूप में ज़रूर आना चाहिए। तो इसको काफ़ी दिनों से मैं प्रयास कर रहा था, और फॉर्चुनेटली ये जिस दिन मेरा रिटायरमेंट था उसी दिन 30 जून को मेरे पास छप के आई है। अच्छा करगेती साहब, आप पेशे से इंजीनियर रहे और उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में आप एक बहुत बड़े पद से रिटायर्ड हुए, और आपकी जो पहचान है एक ईमानदार, कुशल प्रशासक, एक बेहतरीन इंजीनियर, उसकी है। उसके साथ साथ लेखन फिर आपकी चॉइस में कैसे आया? इंजीनियर तो मैं 1983 में बना था, और इस डिपार्टमेंट को मैंने 1985 में ज्वाइन किया था। लेकिन कविता लेखन तो मैं जब 9 साल का था तब से चल रहा है, और कहानी भी मैंने कक्षा 8 में जब था तो मैंने पहला एक दीर्घ कथा लिखी थी। तो तब से लेखन के बगैर ज़िंदगी का कोई मतलब नज़र नहीं आता था। तो कभी कविता, कभी कहानी, कभी कहीं मंचों पे संचालन, तो ये सब चलता रहा। तो ये मेरा एक तरह से एक वे ऑफ लाइफ था, एक मेरी जीवन शैली से जुड़ा हुआ एक अंग है। और नौकरी अपनी जगह है, उसमें अपना तकनीकी कार्य है, उसमें अपना एक समय है जिसको देना पड़ता है, और ये समय भी उसी में से निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आपने अब तक तकरीबन कितनी किताबें लिखी हैं और किन किन विधाओं में लिखी हैं? मेरी मुख्य विधा तो गज़ल है। तो गज़ल में मेरी 4 पुस्तकें हैं जो एकल संग्रह हैं। इसके अलावा एक नॉवेल शुरू में लिखा था, कुछ संपादित हैं, और एक पत्रिका कविता की हमने 15 साल तक संपादन किया। लेकिन कुछ सरकारी नौकरी में रहते हुए संभव नहीं हो पा रहा था, कई और दिक्कतें भी थी, इसलिए मैंने फिर उसको छोड़ दिया। वर्तमान में मैं ये कह सकता हूँ कि करीब 7 किताबें हैं जिन पे मेरा नाम है, जिनमें से 2 संपादित गज़ल संग्रह हैं और 4 अपने एकल संग्रह हैं और एक नॉवेल है। आपने एक पत्रिका का भी संपादन किया करीब 15 वर्षों तक, और क्या उसका अभी भी संपादन आप कर रहे हैं? नहीं, अब मैं उसका संपादन नहीं कर रहा हूँ। अब तो बस वो थोड़ा बहुत हमसे सलाहकार मंडल में रख के काम लेते हैं, और उसका संपादन कोई और कर रहे हैं जो हमारे साथी थे साथ में। और मैंने उसको कुछ साल पहले मुझे लगा कि मैं इसको समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं अपने को अलग कर दिया इससे। जी जी जी। अच्छा, मैंने क्योंकि आपके साथ लंबे समय से मेरी जान पहचान रही है, मैंने एक चीज़ देखा कि आप कई बार मंचों में संचालन का भी कार्य आपने किया, कई बार कवि गोष्ठियाँ भी आयोजित कराई, और कई बार गज़ल कार्यक्रम भी आपके द्वारा आयोजित किए गए। तो वो जो उसके लिए समय आप कैसे निकाल लेते थे नौकरी के साथ साथ? देखिए, मुझे लगता है हम लोगों के पास समय तो सबके पास इतना ही होता है जितना भगवान ने दिया हुआ है, उसी में आपको सब कुछ करना है। अब हमारी प्रायोरिटी के ऊपर है।
मैं बहुत ही हेक्टिक काम से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि रात में 10-10, 11-11 बजे तक भी फ़ोन आते थे। लेकिन नेचुरली अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो 11 बजे के बाद तो कोई फ़ोन नहीं करेगा ना आपको। तो मैं अपना जितना भी साहित्य लेखन या यूट्यूब का जो कार्य है या कोई भी और चीज़ जो मेरे अपने पसंद की है, गाने गाता हूँ, संगीत का कार्यक्रम, ये मैं सब 11 बजे से 2 बजे के बीच में करता हूँ। और सुबह मैं 7:30 बजे उठ जाता हूँ, तो मुझे कभी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आई इसमें। अच्छा, बहुत साल पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा एक बड़े चैनल पर, उसमें आप कह रहे थे कि मेरी लेखन की प्रेरणा मेरी वाइफ रही है, जबकि अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं तो आपने कहा कि 9 साल में आपने पहली कविता लिखी। बिल्कुल, थोड़ा बताएंगे उस बारे में? देखिए, ऐसा है कि प्रेरणा एक ऐसा शब्द है जिससे लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। जब भी हम कोई क्रिएटिव वर्क शुरू करते हैं तो प्रेरणा तो बहुत सारे एंगल से मिलती है। आप अगर किसी नदी, पहाड़, झरनों में जाते हैं तो वहाँ भी आपको प्रेरणा मिलती है। आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तो उसमें भी कभी कभी आपका मन करता है कि मैं कुछ लिखूं उसके लिए। तो ऐसे में क्योंकि पत्नी जीवन भर साथ रहती है, वो एक उम्र के साथ, जब मैं मैच्योर्ड सोच हो गई, जब मेरी परिपक्व सोच हो गई, उसके बाद से मुझसे जुड़ी रही, तो उनकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी। तो मैंने कुछ बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनके पीछे उनका हाथ है, और बहुत सारी रचनाएं ऐसी भी हैं जो और चीज़ों से प्रेरित है। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसको छिपाया जाए या फिर जिसको बताने में कोई हिचक हो मुझे। मैं स्पष्ट रूप से आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, आपके जो बड़े बेटे प्रतीक हैं जी, वो म्यूजिशियन हैं, अच्छा गाते भी हैं, कंपोज भी कर लेते हैं। बिल्कुल। उन्होंने आपकी कुछ गज़लों को कंपोज भी किया है। और वो जो आप लिखते हैं, ऐसा अमूमन कम देखने को मिला है कि जो पेरेंट्स की रुचि होती है वो बच्चों में हो, ज़रूरी नहीं। लेकिन प्रतीक के साथ मैंने देखा वो आपके साथ अटैच्ड भी है और आपकी चीज़ों से भी अटैच्ड है। मैंने ये देखा था, मैंने सबसे पहले, क्योंकि मुझे खुद संगीत से और गीत से, गज़ल से लगाव है, तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे भी कुछ उन चीज़ों से जुड़ें जिनको वो पसंद करते हैं। तो मैंने उनको संगीत की शिक्षा के लिए एक अध्यापक लगाया था घर में। तो मैंने देखा कि बेटी बड़ी थी, वो उतना नहीं उसे रुचि थी जितनी कि छोटे वाले को थी जी। और ये दूर से देख के, और इसने एक बार एक गाने की धुन निकाल दी, तो मुझे लगा भाई ये कर सकता है। तो फिर मैंने इसके लिए स्पेशली टीचर रखा और उसने भी कुछ दिन सीखा। हालांकि वर्तमान में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है अमेरिकन कंपनी में, लेकिन गाना उसका पैशन है और बहुत अच्छा गाता है। हमारे 2 गानों पे हमने म्यूज़िक वीडियो बनाए हैं, जो कि जिसमें से एक गज़ल के ऊपर ये पुस्तक का जो शीर्षक है, मेरी कश्ती है तूफ़ान में, मुझे कुछ डर नहीं होता, ज़मीं मेरी फलक मेरा, कभी बेघर नहीं होता, तो वो इसमें है और उसी से मैंने इसका टाइटल रखा है। अच्छा, कुछ साल पहले आपने 2 फिल्में बनाई, शॉर्ट फिल्में जी, तो अब आप रिटायर्ड हो गए हैं, तो इस तरफ कोई कदम बढ़ाएंगे आप? अभी एकदम से देखिए, प्रोडक्शन का काम कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि मैंने जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें कितना समय लगता है, कितनी अटेंशन लगती है, कितना ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी उसमें खर्च होती है, और इसके अलावा पैसा भी खर्च होता है। तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा किसी और चीज़ों से जुड़ूँ पहले, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद फिर आगे जाके मैं करूँगा। पहले इसमें हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाए। अच्छा, वो जो शॉर्ट फिल्में बनी उसमें आपकी पत्नी और आपके छोटे बेटे दोनों उसमें कलाकार के तौर पर भी, मैं भी था, हम लोगों ने देखे। आप तो खैर उसमें हीरो थे। नहीं, तो मैंने एक्ट भी किया है छोटा सा। होता क्या है कि मैं कई बड़े कलाकारों को भी जानता हूँ, तो उनके बच्चे उनके साथ कम काम कर पाते हैं, तो आपको आप देखा काफ़ी कंफर्टेबल थे उनमें दोनों, आपकी वाइफ भी, आपका छोटा बेटा भी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने ऑफिस में लोग सबॉर्डिनेट्स के साथ मजाक नहीं करते हैं, हंसते नहीं हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझता हूँ या अपने दोस्तों की तरह समझता हूँ, और अपने बच्चों को भी अपने दोस्तों की तरह समझता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हाड़ मास का इंसान हूँ, और ऐसी मेरी भी मानसिक जो सोच है या जो कुछ कही है जैसे कि उनकी है। तो हम क्यों नहीं आपस में इंटरेक्ट कर सकते? हम क्या चीज़ ऐसी छिपाएंगे कि जो उनको मेरे बारे में पता नहीं होनी चाहिए या मुझे उनके बारे में पता नहीं होनी चाहिए? तो अगर आपको कोई अच्छा काम कराना है, आप देखिए दुनिया भर में, बॉलीवुड में इतने सारे डायरेक्टर्स हैं जो अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं और वो उनके पूरी फिल्में शूट करते हैं सामने खड़े होकर, तो उसमें क्या, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखी और आपके बारे में सुना भी है कि आपका मित्र मंडली काफ़ी बड़ी है और आप लंबे समय तक रिश्तों को सजोए रहते हैं।
और कोशिश करते हैं कि बीच बीच में वो रिश्ते मतलब उनमें गर्माहट आती रहे, मतलब वो शिथिल ना पड़े या लोग दूर ना छिटक जाएं, और कोई छिटकता भी है तो आप खींच लाते हैं। तो ये आप कैसे कर लेते हैं? ये मैं बताऊं आपको, मेरी जॉब इस तरह की है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक एक शहर में एक जगह पे हम लोग नहीं रहते हैं। तो मेरे ये 36 साल की जो नौकरी इस डिपार्टमेंट में मैंने की है, उसमें मेरे करीब करीब 15 से 20 ट्रांसफ़र हुए होंगे और अलग अलग लोग मिलते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा वरदान है कि आपको डिफरेंट लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता है। तो उनमें से मैं देख लेता हूँ कि मान लिया 100 लोग मेरे वहाँ पे कांटेक्ट में हैं, तो 100 के 100 तो नहीं, पर 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग मुझे ऐसे लगते हैं कि जो आगे तक साथ रखने योग्य हैं, तो उनको मैं अपने साथ जोड़ लेता हूँ, उनको अपनी दिल की डायरी में लिख लेता हूँ। उनमें से अगर कोई नाराज़ भी हो गया तो उसे मना लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो आदमी मेरे साथ रहने लायक है। और जिनको मैं समझता हूँ कि उनके अंदर वो मुझे नहीं इतना पसंद कर रहे हैं या मैं उनको इतना पसंद नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उनको अपने रास्ते जाने देता हूँ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो 15-20 जगह मैं रह चुका हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए होंगे, तो 30-40-50 लोग मेरे पास हैं। तो आप अपनी लाइफ का जो ये एक्सपीरियंस आपका है, ये पुस्तक में इसका रूप देने की कोशिश? बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं बॉम्बे में जो बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, मिस्टर श्याम पालीवाल, उनका अपना कंसल्टेंसी भी है। उन्होंने आज ही सुबह मुझे फ़ोन करके आधे घंटे तक कन्विंस किया कि आप मैनेजमेंट के ऊपर, जो आपका एक भावनात्मक मैनेजमेंट है, एक इमोशनल मैनेजमेंट है, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखिए और सच्चाई पर आधारित लिखिए। अपने जीवन के 36 सालों के अनुभव को उसमें डालिए कि आपने क्या किया और कैसे किया। उसमें किसी का पर्टिकुलर नाम देने की ज़रूरत नहीं है या किसी इवेंट को एकदम से उसका आईडी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट के फील्ड में इस तरह की पुस्तकों की बहुत शॉर्टेज है, जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हैं। तो मुझे लग रहा है उनका सही वो है असेसमेंट है और मैं करने की कोशिश करूँगा। अच्छा करगेती साहब, एक चीज़ जो बहुत पर्सनल सवाल है वो ये है कि हमने अधिकारियों को अमूमन देखा, वो पैसा कमाने की बड़ी लालसा रखते हैं, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आपने जो अपनी नौकरी की और जो भी धन कमाया, उसमें से कई बच्चों को पढ़ाने में बड़ी मदद की। मतलब जैसे गांव के किसी कमज़ोर भाई बंधु का बच्चे को मदद है एडमिशन के लिए, 40-50 हज़ार रुपये देने हैं, तो आप आगे आए और आपने पैसा दे दिया और उसको भूल भी गई। अगर उन्होंने लौटा दिया तो आपने ले लिया, नहीं लौटाया तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसे आप कर लेते हैं, जबकि अमूमन अधिकारियों का हमने देखा है वो एक पैसे का हिसाब रखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अधिकारियों के बारे में, विशेष रूप से इंजीनियर्स के बारे में एक धारणा लोगों में होती है कि इनका जो है सैलरी के अलावा भी कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन ये उतना सच नहीं है जितना लोग इसको समझते हैं। किसी भी विभाग में इस तरह के पद मुश्किल से 10 से 15% होते होंगे, मेरा अंदाज़ है, और उसमें से भी 30-40% ही लोग होते होंगे जो उनका दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसी खास बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा डिपार्टमेंट इतना अच्छा डिपार्टमेंट है कि शुरू से हमको अपने विभाग के समकक्ष जो और विभाग हैं उनसे 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिले। आज की डेट में हमको जो सैलरी स्ट्रक्चर हमारा है वो शायद इंडिया के टॉप मोस्ट जो कंपनीज़ हैं या कहिए कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबसे ज़्यादा है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई उसकी वजह से। इसके अलावा फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ी मिल जाती है, घर मिल जाता है, किराया मिल जाता है और इधर उधर आने जाने के लिए पैसा मिलता है, तो कोई समस्या नहीं थी। अब रही बात आपकी जो आपने सवाल पूछा, धीरे धीरे ऑफ लेट क्या हुआ कि शुरू में हम लोग समझते थे हमारे माँ बाप ही हमारे हैं, बाद में समझने लगे दोस्त भी हमारे हैं, फिर जब विभाग में आए तो मुझे लगने लगा सब अपने ही बच्चे हैं। ये इस तरह की फील आने लगी। और जहाँ पर जिसको परेशानी में देखता था, चाहे वो कोई एजेंसी है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई बच्चा है, तो मैं सोचता था कि अगर मैं किसी योग्य हूँ तो मैं उसे मदद करूँ। और पैसा हमेशा किसी के पास नहीं रहा। बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और जिनकी आखिरी वक्त में उनके पास अपने हॉस्पिटल का पैसा भरने के लिए पैसा नहीं था। इसलिए पैसे को जब सदुपयोग कर सकें तो उसे कर देना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। एक्चुअली पिछले 1-1.5 साल पहले की बात है, एक बच्ची हमें मिली एक कार्यक्रम में, तो उसने बताया कि मुझे ताऊजी ने काफ़ी मदद की। तो ये बात इसलिए मेरे जहन में थी कि आपसे ज़रूर पूछूँ ये बात कि भाई मदद की और भूल जाना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि लोग लिखते तो हैं और ख़ासकर बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं, फिलोसफी उसमें होती है, पर मदद बहुत कम लोग कर पाते हैं। नहीं, मुझे इसमें खुशी मिलती है। मुझे लगता है मेरे जीवन में कुछ सार्थक हुआ है और जब मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं जी। उससे लोग समझते हैं कि उनको पैसा कमाने में सेटिस्फेक्शन मिलता है,
मुझे लगता है कि मुझे अगर किसी के चेहरे पे मैं मुस्कान ला सकूं तो वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। लेकिन वो मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ कि कौन जेन्युइन है कौन नॉन जेन्युइन है, क्योंकि आज के ज़माने में नॉन जेन्युइन लोग बहुत हैं जो कि ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जो थोड़ी सी भी जिनके अंदर जिनका दिल थोड़ा सा मुलायम है तो वो उसको मिसयूज़ करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ किया वो अच्छे के लिए हुआ और उससे शायद थोड़ा बहुत उनकी ज़िंदगी में फ़र्क आया होगा, लेकिन मेरे को तो फ़ायदा हुआ। मुझे उससे बहुत राहत मिलती है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरा स्वास्थ्य सही रहता है और आज इस उम्र में आके मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है स्वास्थ्य संबंधी। जैसे किसी तरह के टेंशन से कि भाई ये काम नहीं किया हमने, नहीं, लोग डायबिटिक हो गए हमारे यहाँ, लोग हार्ट पेशेंट हो गए, लोगों को लिवर की प्रॉब्लम है, लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है। ये ईश्वर वाले का करम है कि ऊपर वाले ने क्योंकि मैं सेटिस्फेक्शन में रहता हूँ, हमेशा अंदर से खुश रहता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत मेरे को आज तक। अच्छा, आपने कहा ना कि मैं खुश रहता हूँ, सेटिस्फाई रहता हूँ। पिछले दिनों मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने महिला का भी किरदार कई किए हैं तो वो कैसे आप अचानक? नहीं, एक्चुअली मेरे को ना एक्टिंग का बड़ा शौक था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं सोचता था कि भाई फिल्म स्टार जो हैं ये बहुत कुछ ट्रेनिंग लेके आते हैं, यानी कहाँ से पढ़ लिख के आते हैं, तो लेकिन क्योंकि वो फैसिनेशन था मन में, वो आकर्षण था, तो मैंने करके देखा एक बार करके, और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मैं बाज़ार से उसी टाइप के बाल लेके आया, उसी टाइप की कपड़े लेके आया, उसको मेकअप किया। और ये मैं आपको बता दूँ, मैं अकेले करता हूँ, मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है, मेरे पास कोई डायरेक्टर नहीं है, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, मैं सब कुछ अपने आप करता हूँ। अब क्योंकि जो रात में मुझे 11 बजे से 2 बजे तक करना है तो मैं कहाँ से किसी को लेके आऊँगा उस समय। तो ये मेरा अपना शौक़ है और अब मेरा मन करता है कि मैं शायद अगर एक्टिंग का मुझे मौका मिले तो मैं कर सकता हूँ। यानी बॉलीवुड में जाने की आपकी प्लानिंग है? बॉलीवुड जाना तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब जो भी मौका मिलेगा छोड़ूंगा नहीं, कोशिश यही है। अच्छा, ये गज़लों की तरफ अब फिर हम लौटते हैं या किताबों की तरफ, तो अभी कोई मन में चल रहा है कि ये पुस्तक अब मैं लिखूँगा? गज़ल की तो अभी बिल्कुल आई है 2 दिन 3 दिन पहले ही मेरी, तो गज़ल की पुस्तक लिखने का तो विचार मेरा अभी नहीं है। लेकिन हाँ, वो मैनेजमेंट की जो इमोशनल मैनेजमेंट और जो मैं अपना तरीका एक इस्तेमाल करता था, जिसको हमारे जो IAS अधिकारी हैं उन्होंने भी मेरे रिटायरमेंट के दिन बहुत हाईलाइट करके बोला कि इनके पास एक अलग तरह का ऑरा है जिसकी वजह से ये चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाते हैं, जिसकी वजह से इनके नीचे कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो ये करना चाहें और कर ना पाएँ। तो मैं उसको चाहता हूँ कि उसको एक पुस्तक के फॉर्म में बनाऊँ और ईश्वर करे जल्दी हो जाए। चलिए, आपसे बहुत सारी बातें हुई, धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। काफ़ी यंग हैं अभी आप, भले ही सरकार से रिटायर्ड हो गए हैं, और रिटायरमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन कार्य का क्षेत्र आपके पास बहुत बेहद है, बड़ा है। आपका लेखन है, एक्टिंग है, आप संचालक भी हैं, तो बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको हम देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।